नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। हम देखेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये पैसे कैसे कमाते हैं। हम इनके वैल्यूएशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और एंड में देखेंगे कि ये जो स्टॉक है वो फिलहाल में ठीक लेवल पर बाइंग के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो यदि आपको भी सीखना है कि मैं स्टॉक को कैसे वैल्यू करता हूँ या अलग अलग जो स्टॉक्स है वो मैंने मेरे पोर्टफोलियो में कैसे ऐड किए हैं, क्या अलोकेशन रखना चाहिए, या जो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी आपको जो स्टॉक्स, कौन से स्टॉक आपको चूज़ करने चाहिए, कौन से स्टॉक आपको अवॉइड करने चाहिए। तो यदि आपको ये सीखना होगा तो आप मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आरबीएल बैंक देखोगे तो आरबीएल ये जो बैंक है वो इतना नया बैंक नहीं है, बहुत पुराना बैंक है। 1943 में ये जो बैंक है वो शुरू हुआ था और आप देखोगे तो ये जो बैंक है वो महाराष्ट्र का जो साउथ महाराष्ट्र है, कोल्हापुर और सांगली ये जो एरिया है, वहाँ पे उनके पहले 2 ब्रांचेस थे। 2010 में आप देखोगे तो ये जो बैंक है उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और आप देखोगे तो ये जो मैनेजमेंट है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। पहले बैंक का नाम था रत्नाकर बैंक करके और 2014 में ये जो बैंक है उसका नाम चेंज होके आरबीएल बैंक रखा गया। और जो नई मैनेजमेंट थी उसमें आप देखोगे तो जो बैंक के करंट सीईओ और एमडी है जिनका नाम है विश्वजीत आहूजा, तो उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में। तो उनको फिलहाल में 36 ईयर का एक्सपीरियंस है कंप्लीट बैंकिंग सेक्टर में। और वो आरबीएल बैंक को या रत्नाकर बैंक को ज्वाइन करने के पहले वो बैंक ऑफ अमेरिका में थे, जहाँ पे वो अलग अलग सेगमेंट हैंडल करते थे, जैसे कि फॉरेक्स का सेगमेंट हो गया या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, होलसेल बैंकिंग हो गया। तो ये ऐसे तरीके से जो सेगमेंट है या जो सेक्टर्स थे पर्टिकुलरली बैंकिंग में, उसके रिगार्डिंग उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और 2001 टू 2009 में आप देखोगे तो वो जो बैंक ऑफ अमेरिका का इंडियन का बिजनेस था या इंडिया बेस्ड उनका जो बिजनेस था उसमें वो सीईओ और एमडी थे। और बाद में वो उन्होंने स्विच करके उनका खुद का उनको एक बैंक शुरू करना था और बाद में उन्होंने फिर आरबीएल बैंक ये जो है वो उन्होंने शुरू किया। अभी हम ये बैंक के अलग अलग सेगमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग ये जो सारे सेगमेंट है वो मिला के उनका कंप्लीट लोन बुक फॉर्म होता है। तो पहला सेगमेंट आप देखोगे तो वो होलसेल के रिगार्डिंग है या इंस्टीट्यूशनल जो लेंडिंग होती है या अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लिए ये जो लोन देते हैं इसके रिगार्डिंग ये जो सेगमेंट है। और आप देखोगे तो टोटल जो लोन बुक है इसका ये जो सेगमेंट है पर्टिकुलरली वो 38% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये सेगमेंट में आप देखोगे तो उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, पूरे इंडिया में उनके 750 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और टोटल ये जो क्लाइंट्स है वो लगभग 19 या 18 टोटल स्टेट्स में है। इसके अलावा आप देखोगे तो उनके ये जो लोन्स है वो जनरली वर्किंग कैपिटल के लोन्स देते हैं, यानी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आरबीएल जो बैंक है वो लोन्स नहीं देता। जनरली उनका जो लोन का पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर का होता है। तो उनको ये जो लोन्स है वो रिकवर करने में थोड़ा ईजी हो जाता है और इसीलिए उनका आप देखोगे तो लोन बुक भी काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने ग्रो किया है। अभी हम सेकंड सेगमेंट के बारे में देखते हैं जो कमर्शियल बैंकिंग का सेगमेंट है। तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है कमर्शियल बैंकिंग का सेगमेंट, इसमें वो एसएमई यानी स्मॉल और मीडियम साइज के जो बिजनेस होते हैं जनरली उनके रिगार्डिंग वो अलग अलग जो लोन्स लगते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल के लोन्स हो गए या बाकी भी जो लोन्स हो गए उसके रिगार्डिंग वो लोन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सेगमेंट है वो आप देखोगे तो टोटल लोन बुक का लगभग वो 15% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। अभी हम थर्ड सेगमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो रिटेल साइड का सेगमेंट है। और ये जो रिटेल साइड का सेगमेंट है आप देखोगे वो लगभग 32% के टोटल लोन बुक का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये जो सेगमेंट है इसमें आप देखोगे तो उनका जो लोन बुक है वो जनरली क्रेडिट कार्ड्स के रिगार्डिंग है। और क्रेडिट कार्ड ये सेगमेंट में आप देखोगे तो आरबीएल बैंक ने अलग अलग टाइप्स किए, कुछ पार्टनरशिप्स किए हैं, जैसे कि उनका एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है बजाज फाइनेंस के साथ। इसके अलावा भी उनका ईटी मनी करके और एक पार्टनरशिप है जिसमें उनका स्पेशल क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है लोन पास। इसके अलावा उनका और एक पार्टनरशिप है जिसका नाम है कुकीज़ करके। तो उसमें आप देखोगे तो ये जो स्पेशल क्रेडिट कार्ड है जो जनरली छोटे टिकट साइजेस के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग, जैसे कि आपको कोई कैब सर्विस का यूज़ करना है या आपको डाइनिंग के लिए जाना है या आपको कोई पर्टिकुलरली मूवी देखना है, तो ऐसे जो यूजर्स होते हैं वो आप ये क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर सकते हो। और आपको ये क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के बाद में आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। और उन्होंने ये जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो किया है। आप देखोगे तो उनके जो टोटल यूज़र्स है ये सेगमेंट में, क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में लगभग 2 मिलियन से भी ज़्यादा उनके यूज़र्स है। और ये जो नंबर है वो काफ़ी अच्छा है और कंपनी ने कंसिस्टेंटली ये सेगमेंट में ग्रो किया है। और आप देखोगे तो टोटल 2 मिलियन के यूज़र्स है या 2 मिलियन के कार्ड्स है, उसमें जो 60% का यूज़र्स है या 60% के जो उनके कस्टमर्स है वो उनको बजाज फाइनेंस से आते हैं। तो आप देखोगे कि उनके जो यूज़र्स है वो जनरली उनके ज़्यादा नए यूज़र्स नहीं होते हैं। तो ये जो पार्टनर्स होते हैं वो उनके ऐसे ही यूज़र्स प्रोवाइड करते हैं कि उसमें उन्होंने जो यूज़र्स है उनको कुछ एक्सपीरियंस है। इसका मतलब जो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और इसीलिए उनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है और इसमें जो डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस है वो भी कम होता है। अभी हम उनके नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो डीबी एंड एफआई का सेगमेंट है। इसका मतलब डेवलपमेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ऐसे कुछ लोकेशंस होते हैं या ऐसे कुछ एरियाज होते हैं
वहाँ पे जो बैंकिंग के सर्विसेज है वो फिलहाल में इतने ज़्यादा पहुँचे नहीं है, या काफ़ी जो ऐसे लोकेशन है उसमें अंडर सर्व्ड है। तो ये लोकेशन में आप देखोगे तो आरबीएल बैंक जाके अपने जो ब्रांचेस है वो ओपन करती है, या अलग अलग उनके जो ब्रांचेस है उनको एक्सपांड करती है, और जो कस्टमर है उनको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो पर्टिकुलरली ये जो सेगमेंट है फिलहाल में आप देखोगे तो उनका जो टोटल ऑर्डर बुक है तो उसका फिलहाल में वो 12 to 13% का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो अभी हम देखते हैं कि आरबीएल बैंक अपने जो इनिशियली जब उन्होंने चालू किया था 2010 में, जब नई मैनेजमेंट आई थी, उसके बाद में उन्होंने कैसे ग्रो किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो 2010 में उनके जो नेट प्रॉफिट्स थे वो लगभग सिर्फ 12 करोड़ के थे, और 2019 में आप देखोगे टोटल नेट प्रॉफिट्स है वो काफ़ी बढ़ गए हैं, 850 करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने नेट प्रॉफिट्स पोस्ट किए थे। तो ये जो ग्रोथ है वो काफ़ी उन्होंने अच्छे से ग्रो किया है नए मैनेजमेंट में। इसके अलावा आप उनके जो टोटल लोन बुक देखोगे या उनके टोटल एडवांसेस देखोगे 2010 में जब नई मैनेजमेंट आई थी, तो ज़्यादा तभी कुछ ज़्यादा नहीं थे, 1100-1200 करोड़ के उनके टोटल लोन बुक थे। वो लगभग बढ़ के 2019 में आप देखोगे तो वो 54 करोड़ की हो गई है, और अभी का जो रिजल्ट आया Q1 2020 का उसमें वो 56 करोड़ से भी ज़्यादा उनकी टोटल लोन बुक बढ़ गई है। तो इसका मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। और आप जैसे कि उनके जो अलग अलग रेशोज़ है वो यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने ROA भी काफ़ी अच्छे से बढ़ाया है। उनके जो टोटल नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जिसको NIM बोलते हैं, तो लगभग 4% के अभी है, और उसमें भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने ग्रोथ किया है। इसके अलावा आप देखोगे तो उनके ROA भी उन्होंने थोड़ा बढ़ाया है, बट ROA मुझे स्टिल लगता है कि ये जो ROA है वो थोड़ा कम है। तो ये जो रिटर्न ऑन असेट है यानी ROA, इसके बारे में हम आगे जाके थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा आप उनके नेट NPS भी देखोगे तो फिलहाल में 0.69% के है, और 2016 से आप कंपेयर करोगे नेट NPS थोड़े बढ़ गए हैं, बट फिलहाल भी आप देखोगे तो 0.69 ये जो नंबर है वो काफ़ी अच्छा है। अभी हम देखते हैं कि उनका 2020 का जो विजन है जो मैनेजमेंट ने 2015 में डिस्क्लोज किया था, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो उन्होंने 2015 में ही मेंशन किया था कि उनकी जो टोटल लोन बुक है वो बैंक को 35% यानी उनको ग्रो करनी है ईयर ऑन ईयर कंपाउंडेडली, और फिलहाल में उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनके लोन बुक जो है वो उन्होंने ग्रो की है। फिलहाल में 2019 में आप देखोगे तो उन्होंने 35% का जो उनका टारगेट है वो लगभग कंप्लीट किया था। इसके अलावा उन्होंने कासा का और एक टारगेट रखा था, उनको हर ईयर में जो कासा होता है यानी करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट्स, इसका जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं उनको हर ईयर में 0.75% to 1% तक उनको ग्रो करना था। और जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो उनका 2016 में कासा देखोगे टोटल डिपॉजिट्स का एज अ परसेंट देखोगे तो वो लगभग 16%, 16.8% के आसपास था, और 2019 में आप देखोगे तो ये बढ़ के 25% का हुआ है। और हर एक बैंक का यही एम होता है कि उनको जो कासा होता है वो काफ़ी बढ़ाना होता है, क्योंकि कासा के आप डिपॉजिट्स देखोगे यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स देखोगे तो वो ये जो डिपॉजिट्स है उनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग काफ़ी कम हो जाता है। बेसिकली बैंक को 3 अलग अलग तरीके से फंडिंग मिलते हैं। एक होगा करंट अकाउंट जिसमें आप देखोगे जो टोटल आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो बैंक देती है वो 0% का होता है। दूसरा होगा सेविंग अकाउंट जिसमें आप देखोगे तो सेविंग अकाउंट में आपको 4 या 5% का जो टोटल इंटरेस्ट होता है वो मिलता है। इसके अलावा और एक तरीके से बैंक को डिपॉजिट मिलते हैं जो हो गया फिक्स डिपॉजिट हो गए या उनके टर्म डिपॉजिट उनको बोलते हैं। तो टर्म डिपॉजिट में जो टोटल कस्टमर्स होते हैं जो या जो क्लाइंट्स होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उनको चार्ज करते हैं। इसका मतलब 7 to 8% का उनको जो रिटर्न होते हैं वो कस्टमर को देने होते हैं। तो बैंक का यही फोकस होता है कि उनको जो टोटल कासा का रेशो होता है या कासा के जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं वो उनको बढ़ाने होते हैं। तो आरबीएल बैंक के केस में आप देखोगे तो उन्होंने अपने कासा के जो डिपॉजिट्स है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ाया है। इसके अलावा आप उनका कॉस्ट टू इनकम का रेशो देखोगे तो मैनेजमेंट ने ये प्रोवाइड किया था या उनका ये विजन था 2020 तक का, उनको वो कम करके 51 to 52% का करना है। और जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने ये जो टारगेट है उनका वो फिलहाल में अचीव कर लिया है। तो मैनेजमेंट का आगे ये गाइडेंस है उनका जो कॉस्ट टू इनकम का रेशो है वो और कम नहीं होगा। 2020 तक ये जो कॉस्ट टू इनकम का रेशो है वो 51 या 52% तक का रहेगा। पर आप देखोगे स्टॉक देखोगे जब स्टॉक का प्राइस देखोगे तो लास्ट 3-4 वीक में ये जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ गया था और बहुत ज़्यादा उसमें करेक्शन हो गया था। आप रिजल्ट के समय में देखोगे तो लगभग ये जो स्टॉक है वो 580 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था और फिलहाल में आप देखोगे एक लास्ट वीक में ही आप देखोगे वो 300 से भी नीचे चला गया था। तो ये स्टॉक में लगभग 50% का करेक्शन हो गया था लास्ट 1 महीने में। तो जब ये सीसीडी रिगार्डिंग इशू हुआ था तभी आरबीएल बैंक के ऊपर कुछ अलग अलग चार्जेस लगाए गए थे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, और बाद में मैनेजमेंट ने यह कहा था कि ये जो सारे चार्जेस है वो फेक है और ये जो सारे चार्जेस है उनको उन्होंने डिनाई किया था। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब ये इशू हुआ था 30 और 31 जुलाई को, तभी आरबीएल बैंक के ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अपने जो शेयर्स थे वो काफ़ी बेच दिए थे और उसका जो टोटल वॉल्यूम था वो काफ़ी ज़्यादा था। और उसके बाद में 2-3 वीक के बाद में ये जो न्यूज़ है वो मार्केट में समझ गया, मार्केट में ये जो न्यूज़ है वो आ गया
और जो आरबीएल बैंक का जो स्टॉक है वो काफ़ी गिर गया। आप देखोगे तो मुझे लगता है वो दिन में ये जो स्टॉक है वो 10 to 13% से नीचे आ गया था और 300 लेवल से भी ये जो स्टॉक है वो नीचे आ गया था। तो बाद में मैनेजमेंट ने ये क्लैरिफाई किया था कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ईसॉप्स देती है। इसका मतलब अलग अलग जो शेयर्स होते हैं, एक्सेप्ट जो सैलरी होता है उससे ज़्यादा कुछ अलग शेयर्स देते हैं जिसको बोलते हैं ईसॉप्स। और जनरली ग्रोइंग बैंक्स होती है, जो जनरली ग्रोइंग कंपनीज होती है, वो ईसॉप्स ऑफर करती है। तो ये जो ईसॉप होता है इसके रिगार्डिंग एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो वीडियो है, ये वीडियो में आपको मैंने ईसॉप के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है, जो आप देख सकते हो। तो आरबीएल बैंक फॉल होने का मेजर रीज़न यही है कि उनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये बताया था कि फ़िलहाल में बैंक जो है वो 30 to 35% से ग्रो हो रही है और फ्यूचर में जाके ये जो रेट है उनका ग्रोथ का वो थोड़ा कम हो सकता है, 20 to 25% तक का हो सकता है। क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट में काफ़ी पैनिक चालू है। होलसेल सेगमेंट में उनके जो मेजरली लोन्स होते हैं वो फिलहाल में आप देखोगे तो उनके ऐसे 4 या 5 क्लाइंट्स हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम चालू है या उनके लिक्विडिटी के प्रॉब्लम शुरू है और इसीलिए उन्होंने ये गाइड किया है कि जो आगे जाके ग्रोथ होगी वो 20 to 25% की होगी। दूसरा रीज़न इन्होंने ये बताया था कि उनके जो टोटल ग्रॉस एनपीएस है जो फिलहाल में 1.38% के है, वो आगे जाके 2.25% या 2.5% तक के बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो आरबीएल बैंक का जो एक्सपोजर है वो सीसीडी में भी है और ये भी उसका और एक रीज़न है स्टॉक गिरने का। बट आप देखोगे तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट थोड़ी ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक्चुअल में डिस्क्लोज किया है कि उनके आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जनरली जो मैनेजमेंट होती है वो ऐसे नहीं कहती, या जनरली ऐसे ही मैनेजमेंट बताते हैं कि आगे जाके हमारा जो ग्रोथ है वो आगे जाके काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकता है। बट ये केस में आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने अपफ्रंटली बताया कि ये जो फिलहाल में स्ट्रेस शुरू है बैंकिंग सेक्टर में हो गया या बाकी जो सेक्टर में, इंफ्रा सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम चालू है, रियल एस्टेट सेगमेंट में प्रॉब्लम चालू है, तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो बैंक में थोड़ा आ सकता है और इसीलिए ग्रोथ रेट जो है वो बैंक का आगे जाके कम हो सकता है। तो ये थोड़ा मुझे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अच्छा लगा। और दूसरा आप देखोगे तो ये जो आरबीएल बैंक है, ये बैंक में कोई भी प्रमोटर नहीं है। तो ये जो बैंक है वो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने ये बैंक में इन्वेस्टमेंट किया था। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तो एचडीएफसी बैंक में भी ये जो बैंक है उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। ये जो स्टॉक है जिसमें आप देखोगे तो टोटल जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो 0% का है। और इसके अलावा आप देखोगे तो करंट एमडी और जो सीईओ है जिनका नाम है विश्ववीर आहूजा, तो उनका जो टोटल सारा वेल्थ है या उनका जो टोटल सारा इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने अपने खुद के बैंक में ही किया है। तो एज अ स्मॉल इन्वेस्टर या एज अ स्मॉल शेयर होल्डर है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हमें कुछ क्लैरिटी मिल जाता है। पर ये जो स्टॉक है उसमें मुझे कुछ अलग निगेटिव्स दिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनका जो टोटल लोन बुक है वो जनरली उनका होलसेल रिगार्डिंग लोन बुक है। इसका मतलब जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं या जो अलग अलग बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, इसके रिगार्डिंग आरबीएल बैंक उनको लोन देती है। और जब भी बिजनेस साइकिल डाउन चला जाता है तभी ये जो क्लाइंट्स होते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, उनको लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कैश फ्लोस के प्रॉब्लम आ जाते हैं, बिजनेस रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ जाते हैं और इसीलिए फिर ये जो लोन्स होते हैं वो डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। और जितना ज़्यादा साइज़ का लोन होता है वो सपोज डिफ़ॉल्ट हो जाता है या एनपीए हो जाता है तो आगे जाके बैंक को उसके रिगार्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और फिलहाल में भी आप देखोगे तो ये फिलहाल में यही शुरू है, उनका सीसीडी का कुछ एक्सपोजर है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट 2 या 3 क्वार्टर्स में बैंक कैसे परफॉर्म करती है। पर जनरली मुझे ऐसी बैंक्स नहीं पसंद है कि जिसमें जो होलसेल के रिगार्डिंग उनका जो है वो ज़्यादा एक्सपोजर हो। मुझे रिटेल बेस्ड बैंक पसंद है और इसीलिए मैंने जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये जो बैंक है उसमें इन्वेस्ट किया है। आरबीएल बैंक में मैं आगे जाके भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि सपोज उनकी मैनेजमेंट अच्छी है पर आगे जाके बिजनेस रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और इसीलिए मेरा जो होल्डिंग है वो मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रखा है और मेरा आरबीएल बैंक में कोई भी होल्डिंग नहीं है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप ये वीडियो जैसे इन्वेस्टिंग पर बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।